में जब ये बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है तो वहाँ क्या रिएक्शन हुआ? कन्विंस करना पड़ता था। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत प्रेशर था। अब तो आप जॉब सिक्योर करें और चुप करके काम में लग जाए। रेशम के लिए की हुस्ना के लिए ऑडिशन पर नहीं भेजा था आपने? नहीं, मैंने नहीं भेजा था। मैंने अरे वफा में किया था, लेकिन वो छोटा सा रोल इतना वायरल चला गया। अम्मी क्या कहती हैं? मेरी बेस्ट कहीं से मैं रिव्यूज लेता हूँ ना अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, लुक्स के बारे में, वो मेरी बहनें और मेरी अम्मी है। You lost your father very early. यूनिवर्सिटी में था उस एज में, जब आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी आपने सोचा नहीं, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको ना वो आपकी लाइफ में ट्रॉमा बन जाता है। रेड फ्लैग्स क्या है लड़कियों में? एक्सट्रोवर्ट चीजें कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा, अगर वो कुछ ज्यादा हद तक है तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। अगर आप शादी या रिलेशनशिप का सोचते हैं तो उसमें क्या 3 चीजें आपको लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्पोर्टिव हो। एक्टर्स के लिए तो स्पोर्टिव वाइफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलती नहीं है। कभी हार्ट ब्रेक हुआ? हाँ, रिकवर कर गए थे? रिकवर तो हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही। कहीं रुके हुए हैं या भी चले जा रहे हैं? ठहराव होना चाहिए लाइफ में। तो ठहरे हुए हैं आप? मैं तो ठहरा हुआ। ओके। क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं अल्लाह के साथ? मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो मैं गुनाहगार से ही बंदा हूँ, लेकिन हमेशा जब बिलीफ ये है कि एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है। जब हम नमाज के बाद अल्लाह ताला से बातें करते हैं तो आगे भी अल्लाह ताला ही संभाल लेंगे। तन्मन नील नील की स्क्रिप्ट ने कोई इम्पैक्ट छोड़ा आपके ऊपर? सबसे पहले तो उसने कॉन्फिडेंस जनरेट किया मेरे ऊपर, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। What made you say yes to it? मून की सक्सेस के फौरन बाद मैं दस्तखत के सेट पर था। पहली बार ये एक्सपीरियंस किया, पूरा दिन डेली बेसिस पर आपने एक मूड कैरी करना है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फिशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, आई थिंक बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एक रोल कोई परफॉर्म करे एंड इट्स एक्चुअली नॉट वन ऑफ द मेन लीड्स, लेकिन वो लोगों के दिलों को छू जाए और लोग उनको इतना पसंद करें, उससे रिलेट कर सकें, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन होना शुरू हो जाए। तन्मन नीलो नील में मून का कैरेक्टर भी ऐसा ही था जो अली अमार ने प्ले किया। उससे पहले भी हम अली अमार को 1-2 और दूसरी सीरियल्स में देख चुके थे, लेकिन ये एक वो ऐसा रोल था आई थिंक जिसने सबको चौंका दिया और उनकी परफॉर्मेंस को, उनके टैलेंट को सब अप्रिशिएट कर रहे थे। हम बहुत अरसे से उनके साथ ये इंटरव्यू करना चाह रहे थे, बट वो कराची में नहीं थे। अब वो कराची आए हुए हैं और हमने उनको पकड़ लिया। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अली एंड जानते हैं कि अब तक का उनका जर्नी कैसा रहा और क्या मुश्किलात हुई, या इट हैज़ बीन अ रियली ईजी वन। ऑल्सो जनरली आजकल के यंग लड़के जो हैं वो क्या ज़माने के साथ चेंज हो रहे हैं, और यंग मेल एक्टर उसके क्या चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में। तो मिलते हैं और गुफ्तगू करते हैं अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। इतनी स्लो, एक तो मेरे सारे गेस्ट ही हो, मैं चाह रही हूँ मैंने कुछ एनर्जी का बूस्ट दिया करूँ अपने सारे गेस्ट को। कैमरे से पहले सब इतना बोल रहे होते हैं, कैमरा ऑन होता है, सब एक बूस्ट में आ जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं एनर्जीज को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाऊंगा। एक्चुअली आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, जो बिकॉज कैमरा ऑन हुआ है तो आप आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होंगे, लेकिन मैं इतनी एनर्जेटिकली वो दे रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ इसको बाउंस बैक करें जल्दी से। आपका तो स्टार्ट एनर्जेटिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। बट कैसे हैं आप? कराची आए हुए हैं आजकल? मैं बिल्कुल कराची में हूँ इस वक्त। हाँ, तो क्या कराची मूव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या इरादा है? अभी तक तो इरादा है मेरा, लेकिन लेट्स सी क्या है। सब लाहौर से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके, बट इस्लामाबाद भी तो आप 5 साल पहले शिफ्ट किए थे ना? नहीं, मैं आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद इन 2015। उससे पहले मैं साउथ पंजाब में था। आई वाज बोर्न इन लोथरा सिटी, अच्छा, नियर टू बहावलपुर, जहाँ आजकल अटैक्स भी हुए हैं। तो उसके बाद इन 15 वी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स। ऑलमोस्ट 10 इयर्स एग्जैक्टली। 2025 में बैठे हुए हैं, तो यार 10 साल पहले। सो अब कराची का सोच के अच्छा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? शिफ्टिंग इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, राइट? अच्छा, मुझे कराची हमेशा से पसंद था। अच्छा। क्योंकि जब जिस एज में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो इस्लामाबाद शायद थोड़ा सा कह लें कि पीसफुल, स्लो उस तरह का, लेकिन कराची की ये थी कि पेस थी एक। तो जब माइंड में ये है कि एक्टर बनना चाहते हैं, तो जब भी मुझे याद है कि मैं छोटे होते हुए, जब मैं बिल्कुल चाइल्डहुड अपनी मेमोरीज़ को अगर मैं देखूं, तो मेरे घर में जब इंटरनेट आया था तो मैंने सर्च किया था, क्योंकि बचपन का एक होता है ना कि मे बी एक्टिंग की तरफ, तो मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान में क्या एक्टिंग से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट। तो मुझे एक पेज मिला जिसका नाम था NAPA नापा। ओके। तो उस पर मुझे याद है वहाँ उस टाइम एक तबला म्यूज़िक उस पेज पर था, और वो मैं देखकर मैं कहता था कि पाकिस्तान में अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो कराची में है। ओके। तो कराची उस सेंस में मुझे अच्छा लगता था। यहाँ की जो हवा है, जो एक तेज़ हवाएं चलती हैं, वो मुझे पसंद है। सेकंड, पेस पसंद है।
तो इस तरह का नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा, लेकिन जहाँ आप काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी एक course, कम्युनिटी yeah. डेवलप हो गई है, आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है, वहाँ से शिफ्ट करते हुए आप 100 बार सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक जगह तो हर जगह अच्छी होती है, लेकिन आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपका सर्कल वहाँ का जो और यादें जो होती है ना, वो उस जगह को स्पेशल बना देती हैं। एंड आई थिंक मोर देन द स्पेस, वो सब छोड़ते हुए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। बट आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि अनलाइक मैनी ऑफ माई गेस्ट जो कराची मूव किए हैं, आप बड़ा अच्छा हमें कराची के बारे में बोल रहे हैं। सो आपको ऑलरेडी हमने बोनस पॉइंट्स दे दिए हैं। नहीं, इश्यूज तो हर जगह है, अब उनको आप काउंट करने लग जाएं तो फिर वो आपके, बस वो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है बेचारी कराची को उसकी उस जितना वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा बैशिंग मिलती है। उसकी अच्छाइयों को बहुत कम मेंशन करते हैं, बट यू मेंशन वेरी नाइस थिंग्स अबाउट कराची, सो आई एम रियली हैप्पी। लेकिन ये बताएं कि पढ़ा क्या हुआ है आपने? मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया है, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, काइंड ऑफ सेम थिंग। तो ये इंजीनियर बनना चाहते थे आप? बनना तो चाहता था, ऑब्वियसली कुछ अच्छा बनना चाहता था, उसमें कुछ भी आ जाए, इंजीनियर आ जाए। लेकिन जब मैं शायद इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया तो वो शॉकिंग थी चीज़ें क्योंकि वहाँ जाकर पता चला कि आई थिंक हम लोगों की सोसाइटी में ये नहीं देखा जाता कि आपका एक स्पेसिफिक ब्रेन किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। हम लोग ये देखते हैं कि किस स्पेसिफिक फील्ड में फ्यूचर है। या ट्रू। तो मेरी फैमिली कह लें या मेरे जितने भी जिन लोगों ने मेरे बारे में डिसीजंस लेने थे, उनका भी कुछ इसी तरह का माइंडसेट था। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो चीज़ें काफ़ी ऑड थी, लेकिन समहाउ मैंने वो कंप्लीट भी की, लेकिन उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो ये हमेशा से था कि मैंने कुछ और करना है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। ओके। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट मैंने बिल्कुल कंप्लीट की। ठीक है। सो जितनी कहानी मुझे पता है वो ये कि आपके एक दोस्त आपको ज़बरदस्ती ले गए अहद वफ़ा की, कुछ ऑडिशंस हो रहे थे उसके लिए। हाँ, तो आप कहानी वहीं से शुरू करें फिर। ज़बरदस्ती तो नहीं ले गए, इंसिस्ट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल इंसिस्ट किया। अच्छा, वो फिर मैं स्टार्ट करूँगा वही जो मैंने पहले बात की कि नापा का मैंने देखा पेज। ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड था, एक बचपन का फ्रेंड था जो अभी भी कराची में है, स्कूल फ्रेंड था, वो कराची शिफ्ट हो चुका था। अब उसको मैंने वही चीज़ भेजी है, मैंने कहा यार तुम ये ट्राई करो इसके बारे में। अच्छा, वो भी एक्टर बनना चाहते थे? नहीं, वो एक्टर कुछ नहीं बनना अच्छा, चाहता आपने था। अपना शौक उनको दिया? मैंने अपना शौक क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम, तो उसको भी कुछ मिल गया। बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने उनको नापा भेज दिया? मैंने नापा भेजा नहीं, मैंने नहीं, ये सब उसी का था। मैंने सिर्फ उसको वो बताई कि यार कराची में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर तुम अपना एडमिशन ले सकते हो। शायद उस टाइम वो क्योंकि किसी अभी यूनिवर्सिटी में नहीं था या कुछ इस तरह का था, तो उसने मुझे पता चला कि आफ्टर वीक वो नापा में जाकर बैठा है। और मुझे तो एक और स्टोरी भी पता है, उसको एडमिशन नहीं दिया था नापा ने, बट ही वाज टू कॉन्फिडेंट, वो जाके क्लास में बैठ गया कि मैंने तो यही रहना है, मैंने कौन है दोस्त आपके? नाम क्या है इनका? अभी नेम नहीं, क्या लेकिन जनरली इंडस्ट्री में है क्या वो? वो इंडस्ट्री में है। अब तो आपको बताना पड़ेगा कौन है भाई, आई एम सो क्यूरियस। कौन है? वो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो भी नाम तो इंडस्ट्री में, बताएं। अब्दुल रऊफ नाम है उसका। Okay. तो वो भी इंडस्ट्री में है। अच्छा ठीक है। तो वो जाके क्लास में बैठ गए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और उन्होंने आपसे कहा मुझे तो एडमिशन मिल गया है? नहीं, उसने फिर ऑब्वियसली टीचर्स भी उस टाइम आप देखते हैं, तो जब आपने देखा कि एक लड़के के अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है या, तो फिर उसने 4 इयर्स उसने कंटिन्यू किया ना। वाओ माशाल्लाह। ठीक है, वी मूव बैक टू यू। तो आपने वो उनको भेजा और फिर खुद आपका क्या हुआ? मेरा मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर था, वो एक गाना है ना कि शहर की सड़कों पे मैं फिरता मैं, तो कुछ उसी तरह से मैं स्टडीज़ कर रहा था। और इन माय 5th सेमेस्टर तब जाकर मुझे ये आई थिंक कुछ एक्टिंग की तरफ कुछ आइडिया हुआ कि मैंने जाना है। वो भी कैसे डेवलप हुआ कि एक ऑडिशन दिया, पता चला कि हम MD प्रोडक्शंस वो इस्लामाबाद उन्होंने शिफ्ट किया अपना कुछ सीरियल्स, तो वहाँ फर्स्ट ऑडिशन दिया। तो मुझे आई थिंक कराची से पहली कॉल आती है कि एक सीरियल है रेशम गली की हुस्ना, हमें उसके लिए एक टीनेजर बॉय चाहिए, तो आप उसके लुक्स में बहुत फिट आते हैं, तो ये ऑडिशन है, ये आप रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। तो आप इससे पहले अहद वफ़ा का ऑडिशन दे दिया था आपने? अहद वफ़ा का ऑडिशन नहीं दिया था, उसके लिए मैंने अपनी सिर्फ लुक्स भेजी थी, जो भी कंसर्ट नहीं, तो फिर हमको कैसे आपका पता चला? वहीं पर ही भेजी। अच्छा, वो जो भेजी थी उधर से ही आपको ये आया? उधर से ही मुझे ये कॉल आई, तो उन्होंने एक सीन भेजा मुझे।
मुझे वो सीन रिकॉर्ड करके भेजना था। अब जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। ओह ठीक है। तो लेकिन मेरा माइंडसेट हमेशा से ये था कि यार आपकी लाइफ में कुछ भी है ना, क्योंकि मुझे बहुत अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ मिली थी कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। मेरी प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे पास अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है उसके लिए, तो मैं कितना भी फोर्स कर लूँ खुद को या मुझे कितने भी लोग कर लें, मुझसे वो नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों है मेरे अंदर ये कि जब तक मैं मेरे लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे बड़ी हर्डल उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मुझे ये मैं करना चाहता हूँ, सिंपल सी ये चीज़। ये चीज़ ऐसी थी कि मुझे था कि मैंने अब एक्टिंग की तरफ देखना है कि अब मुझे प्रोडक्शन की तरफ से कॉल आ गई, यार मैं कुछ हूँ भी नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ फील्ड में नहीं हूँ, तो क्यों ना इसके तमाम डिपार्टमेंट्स को स्टडी करते हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या अभी काम के लिए पढ़ना, अभी एज है, ये अच्छी बात है, इस अच्छी छोटी एज में मुझे ये चीज़ मिल गई है, तो चलें पढ़ते हैं इस बारे में, ज़रा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। तो वो डेवलप हो गया। तो उसके बाद आपके पास पहली चीज़ तो इंटरनेट ही होती है, वहाँ पर आप सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जो भी आपको स्टार्ट में मिलते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस मिलती हैं जिसमें कुछ इंडियन चैनल्स मिलती हैं, वो आपको एक्टिंग सिखाते हैं और उसमें वो मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, जो चीज़ें वो बताते हैं। तो बट यू सॉ ऑल ऑफ देम? मैंने स्टार्ट में जो अवेलेबल था यूट्यूब, मेरे तो सर्च हिस्ट्री यही होती थी, तमाम एक्टिंग रिलेटेड बुक्स के बारे में सर्च करना, वीडियोस के बारे में सर्च करना। उसके बाद मैं इस्लामाबाद में था तो मैंने वहाँ सर्च किया कि यहाँ क्या इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कुछ, तो मुझे एक दो स्कूल्स के बारे में पता चला, लेकिन वो कुछ थिएटर ग्रुप्स थे जो इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देते थे। आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद PNCA वो एक कल्चरल प्लेस थी जिसके बारे में एक सिंगल कल्चरल प्लेस अवेलेबल इन इस्लामाबाद एक्टिंग रिलेटेड या कुछ इस तरह से, उसके बारे में पता चला। लेकिन उस टाइम शायद आपका कॉन्फिडेंस भी ये नहीं होता कि आपको पता चले और आप वहाँ पहुँच गए, आपने एडमिशन ले लिया। मैं तो एक प्ले था कॉपी कैट्स का, थिएटर प्ले था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कुछ इस तरह से था, वो प्ले था। मैंने उसकी टिकट परचेज़ की, मैं वो देखने के लिए गया और सिर्फ इसी पर्पज़ से मुझे आर्ट्स काउंसिल जाना है ताकि मैं देख सकूं, वहाँ किसी से बात कर सकूं कि यार मुझे एक्टिंग कोर्स करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें। वो देखने के लिए गया, वहाँ पर गार्ड से पूछा यहाँ पर कौन लोग हैं, उन्होंने एक नंबर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी क्लासेस ली, मैं सीधा आर्ट्स काउंसिल, और वहाँ पर जाकर मैंने कुछ काइंड ऑफ डिप्लोमा टाइप कोर्सेज़ किए एक्टिंग के। उसके बाद कुछ थिएटर प्लेस किए मैंने वहीं पर आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में, और ये जर्नी चलता रहा आज यहाँ पर। ओके तो रेशम गली की हुस्ना के लिए ऑडिशन पर नहीं भेजा था आपने? नहीं, मैंने नहीं भेजा नहीं था आपसे? मैंने नहीं, मुझसे नहीं हो सका था वो। लेकिन आपने ऐदे वफा में तो वो छोटा सा रोल किया था। मैंने ऐदे वफा में किया था, लेकिन उस टाइम मैं बताता हूँ वो छोटा सा रोल इतना वायरल चला गया, एग्जैक्टली मेरी पहचान अभी भी लोग मुझे अगर कोई मिलते हैं ना वो कहते हैं आप ऐदे वफा में थे ना। आपको पता है मेरे जो आपका नाम सेव है ना उसके आगे ऐदे वफा लिखा हुआ है। वही बात है कि अभी भी लोग, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, तो अभी भी लोग मुझे तो देखते हैं आप ऐदे वफा में थे। मैं बिल्कुल तो वो एक रोल था जिसने आपको रियलाइज़ कराया कि वो आई वांट टू डू दैट, या वो रेशम गली की हुस्ना का जो चैलेंज था वो, या दोनों की कॉम्बिनेशन थी? दोनों की कॉम्बिनेशन थी, लेकिन ऐदे वफा में मैं पहली बार सेट पर गया एबटाबाद PM में, और आहद रज़ा मीर के साथ और जो भी सर सैफ के साथ, वो मेरा फर्स्ट प्ले था, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उनके साथ। वहाँ पर जाने के बाद तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैं बिना कुछ किए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो क्या ये तो बड़ी इजी चीज़ है। थॉट प्रोसेस अच्छा है, आई लाइक इट। सिंपल मेरा पहली थॉट यही थी, यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिंपल, इतना इजी है यहाँ ना, तो फिर तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार नहीं, आई कैन बी एन एक्टर, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सीखो यार, आप बोल सकते हो, चीज़ें हैं और आपकी। या फिर मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाल दी कि आप एक एक्टिंग की तरफ जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा। तो जब आपने क्लासेस लेना शुरू की, कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि वाकई सीखी आपने और आपको लगा कि यू नो, बिकॉज आई फील दैट इफ़ यू, अगर आपको एक्टिंग का शौक़ हो, आप करना चाहें, तो हर इंसान एक्टिंग करता है ना, अब वो अच्छी हो या बुरी हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सिनारियो में एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ तो मुझे लगता है हम सबकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो आप में भी होगी। लेकिन जब आपने क्लासेस ली, तो वैसे मैं क्यूरियस हूँ, क्या एक दो चीज़ें आपको लगा यार एज एन एक्टर
ये मुझे फ़ायदेमंद है या मुझे मैंने सीखी हैं? अच्छा, इससे रिलेटेड तो मैं फिर एक गहरी बात करूँगा हाँ करें बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं आप लाइफ में कुछ भी करें ना, कुछ भी करें, वो किसी ना किसी स्टेज पर आपके काम ज़रूर आते हैं। वो Okay. आपको एट दैट पॉइंट आपको लगता है शायद ये इसका कुछ ये यूज़फुल नहीं है। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल स्टीव जॉब्स की है, जिन्होंने आई थिंक कुछ कैलीग्राफी कोर्स किया था लाइफ में। तो उसके बारे में वो हमेशा सोचते थे कि यार ये लाइफ में मुझे शायद कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि ही वॉज इन टेक इंडस्ट्री। तो जब एप्पल आईफोन के कुछ फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन करने थे, कुछ चीज़ें, तो उसमें स्टीव जॉब्स को अपना वो कैलीग्राफी जो भी कोर्स था वो उसने हेल्प किया। तो जब भी कुछ करने लगते हैं या कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो उसका आपको एक आइडियल जगह या आपको एक आइडियल सिचुएशन नहीं मिली उसके बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है। तो वो हेल्प आउट तो ज़रूर करता है। बहुत सी चीज़ें थी ऑब्वियसली, मैं अगर उस प्रोसेस से नहीं गुजरता तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जा सकता। अगर वो बुरी भी थी तो मुझे कैसे पता चलता ये चीज़ बुरी है तो उससे आगे मुझे अच्छी मिली है। सही बात है। तो मुझे रियलाइज़ कैसे होता कि जो मैं पहले ही कर रहा था वो ठीक नहीं थी। तो वो डिफरेंस, ये चीज़ें तो आ जाती है। ओके ओके ठीक है। तो आपने जब वहाँ पे थिएटर प्लेस करना शुरू कर दिए, जी। तो वैशी में उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे उसके खुशहाल बाद के वैशी साथ? में मुझे उसके बाद वैशी में अपॉर्चुनिटी वो मिली। कैसे मिली आपको अपॉर्चुनिटी? नहीं, वो ऐसे मिली कि प्रोडक्शंस, एक ही प्रोडक्शन थी वहाँ पर उस टाइम इस्लामाबाद में। इसके अलावा मैं साइड बाय साइड जो अवेलेबल होता था कैमरा के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कुछ शॉर्ट फिल्म, कुछ वेब सीरीज़, वो मैं करता रहता था। ओके। तो वैशी में ऑब्वियसली कि मेरे ऑडिशंस वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके थे, तो उसके बाद मुझे वैशी अच्छा, उन्होंने खुद कॉल कर लिया, बिल्कुल आपको मुझे जाना नहीं वैशी के पड़ा। लिए। और जोक सरकार? शोक सरकार भी मुझे ऐसे ही अच्छा। सर सैफ की तरफ से आई थिंक उन्हें हिबा के भाई के लिए एक करेक्टर रिक्वायर्ड था, बल्कि तो मुझे आई थिंक जीएम में वहीं एमडी में ही हसान वो उस टाइम सर सैफ के साथ ही थे, तो उन्होंने कॉल की। तो उन्होंने मेरी लुक्स के बारे में पूछा, क्योंकि वो एक गांव का लड़का था, वो ये ना हो कि फेड हो, तो बस लुक्स मंगवाई। उसके बाद उन्होंने कहा इट्स ओके। उस टाइम तक मैं कुछ एक वेब सीरीज़ छोटी मोटी सेवक के नाम से एक वेब सीरीज़ थी जो अंजुम शहजाद साहब ने की थी, उसमें भी एक करेक्टर, वो भी ऑडिशन बेस्ड में सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर। ओके ओके। तो और अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ। मेरा माइंडसेट उस टाइम जब मैं ये सब कर रहा था, मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि मुझे 100 ऑडिशंस देने हैं। 100 ऑडिशंस देने हैं? 100 ऑडिशन, मुझे काम की डेस्परेशन कुछ भी नहीं कि मुझे मिले, मुझे सिर्फ एक था कि मुझे 100 ऑडिशंस देने हैं। तो ये नंबर और ये थॉट कहाँ से आया था? ये थॉट कहाँ से आया, ये भी Like मुझे- why specific 100? You could say 80, 60, 90, but 100 क्यों? कहीं तो कुछ पढ़ा लिखा या कोई किसी की बात जहन में रह गई होगी आपके? मैं बता देता हूँ। मैंने आई थिंक एक टेड टॉक सुनी थी, जिसमें एक हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर उनके एक एक्टर तो नहीं, आई थिंक वो सोशल मीडिया ही है, करते हैं ज़्यादा, उनके बारे में था कि उन्होंने अपना एक जर्नी बताया था कि मुझे ये मेरा टारगेट था 100 ऑडिशंस। तो मेरे बारे में भी ये था कि यार अनलेस मैं कुछ नहीं कर रहा तो इसके बारे में मुझे सिर्फ 100 ऑडिशंस दे रहे हैं, ये सोचे बगैर कि मेरी सिलेक्शन होती है या नहीं होती। ओके ठीक है। इसमें ट्विस्ट पॉइंट क्या है, इस्लामाबाद में 100 प्लेसेस ही नहीं थी कि आप ऑडिशन दे सकें। सॉरी। तो वो नंबर मेरा आज तक पूरा नहीं हो सका। लेकिन आई थिंक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यू विल एग्री विद मी दैट आई डोंट थिंक यू नीड टू गिव 100 ऑडिशंस नाउ। अब तो आप मतलब जाने, आपका फेस पहचाना जाता है, किसी भी आप प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, आई डोंट थिंक यू हैव टू डू दैट, राइट? बिल्कुल या तो अच्छी बात है, चलिए। बट लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, यू नो आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज वो कहते हैं, आपने 100 ऑडिशंस का नाम लिया, वो कहते हैं सर्टेन आवर्स डालो किसी भी चीज़ में तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ बुक ऑन दिस कि अगर आपने इतने आवर्स डाल लिए, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आप उस चीज़ में अच्छे हो ही जाएंगे। मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या नाम है? एक्चुअली इसी बुक के बारे में कि आप किसी भी स्किल को आप उसमें एक एवरेज लेना चाहते हैं। आप ये नहीं कि आप एक स्किल के आप सिंगिंग के नुसरत फतेह अली बन जाएं, एग्जैक्टली, आप किसी चीज़ के वो बन जाएं, लेकिन आपको 33 आवर्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी चीज़ की बेसिक्स आपको आने के लिए। आप 33 आवर्स किसी भी चीज़ को दे दें, इवन गिटार को दे दें, वायलिन को दे दें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दे दें, आप उन लोगों में आ जाएंगे कि आपको प्ले कर सकते हैं वो चीज़। अच्छा, मैंने आई थिंक जहाँ पढ़ा वहाँ 1000 आवर्स लिखा है। 1000? दैट इज फॉर यू टू बिकम। वो 10,000 आवर्स है। मैं 10,000 आवर्स, यस यू आर राइट, 1000। किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए मास्टर करने के लिए, 10,000 बिकॉज किसी ने मुझसे पूछी है बात, मैंने कहा नहीं मैंने इतने आवर्स नहीं किए, तो दे लाइक, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कहा जो कर रही हूँ मैं उसमें सही हूँ, ठीक है। बट ये आपकी बात, सो आई अंडरस्टैंड कि वेयर दिस 100 ऑडिशंस की थॉट इज कमिंग फ्रॉम,
एंड आई थिंक जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं और अली जो कह रहे हैं उसमें वैल्यू है। आप सही है। और चीज़ वही है ना कि आपने बोला हरकत में बरकत है। हाँ। कुछ ना कुछ करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते है। रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे अब भाई। मैं तो कहता हूँ कि जनरली, अब मैं इतना नहीं कहता, लेकिन आपने कहीं जाना है, रात के 2 बजे हैं और आप ये सोचने लग जाएं कि बाहर मुझे कैब कहाँ मिलेगी, टैक्सी कहाँ मिलेगी, जनरली आप इस बारे में ना सोचें, आप उठकर रोड पर आए, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाता है। Yeah. तो रास्ता तो मिल जाता है। मिल जाता है। तो घर में जब ये बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वहाँ क्या रिएक्शन हुआ? बिकॉज एक बच्चा जो वो कह रहे हैं भाई ये तो सेफ सिक्योर फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, आउट ऑफ नो वेयर यू से आई वांट टू बी एन एक्टर, हाउ वाज देयर एन एक्सप्लोजन? एवरीथिंग वाज फाइन? मैं इतने ब्लंडर्स कर चुका था ना स्टडीज Okay. में भी, यूनिवर्सिटी में भी। इवन मैंने अपने कुछ कोर्सेज जो मैं Fail उनके कर गए रिजल्ट्स फेल नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें डी ग्रेड थे मेरे, या Okay. डी थे, या कुछ इस तरह से जो मैंने रिपीट किए, या मैंने समर कैंप्स किए अपना जीपीए बेहतर करने के लिए। तो मैंने घर में कभी नहीं बताया था, मैं हमेशा से प्ले कर रहा था कि मैं छुपा लिया। ठीक है। तो उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उनको आइडिया था। तो घर में जब एक्टिंग का कहा तो थोड़े से होते ना वो टन हो गई कि अब इसने, क्योंकि ये नॉन सीरियस रहा है पहले, तो अब ये नॉन सीरियस, इतना भी नॉन सीरियस नहीं, क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर चुका हूँ कि मेरे घर में एटमॉस्फेयर था। मेरी सिस्टर जिन्होंने टॉप किया, मेरे ब्रदर वो हमेशा से अच्छा करते रहे स्टडीज़ में। तो पैरामीटर सेट थे कि आपने एवरेज नहीं रहना, आपने हमेशा टॉप पे आना है। टॉप पर रहना है। आपके बहन और भाई दोनों टॉपर्स थे? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि और cousins भी? कजन्स में नहीं, मेरी फैमिली में जो कजन्स में भी बहुत से थे ऐसे, लेकिन ओवरऑल कुछ इस तरह का सिनेरियो नहीं था कि तमाम फैमिली ही। बट आपकी मेजर अपनी सगी मेजर बहन मेरी और भाई? फैमिली में यही था कि मैंने ये बताया कि मेरे घर में पीटीवी था बचपन में कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो केबल नहीं थी। हम लोगों की वही रूटीन, सुबह स्कूल, शाम ट्यूशन, उसके बाद 5 बजे कार्टून। हाँ जी, बिल्कुल सेम यही रूटीन थी कि सुबह स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद शाम को होमवर्क कर रहे हैं और सो गए हैं। बस ये Okay. सिंपल इस तरह की रूटीन थी। तो पैरामीटर्स काफ़ी हाई सेट थे। तो जब एक्टिंग का कहा तो मेरे घर वाले क्योंकि फेमिलियर नहीं थे एक्टिंग से रिलेटेड कि क्या फील्ड है, इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। दे वर कंसर्न के ये लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा ही करे। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो ये थे कि आपने नहीं करना, वो ये हमेशा से ये चाहते कि आप अच्छा इस्टेब्लिश करो खुद को। बिल्कुल। तो सिर्फ उनका ये कंसर्न था। तो लेकिन वो कंसर्न भी अब काफ़ी हद तक दूर हो गया। ऑफ कोर्स, आई थिंक तन्मन नीलो नील के बाद और अब आपका बिल्कुल। दूसरा ड्रामा भी चल रहा है, तो मेरा। अब तो माशाल्लाह से वो खुश होते होंगे, लोग उनको आके बिल्कुल ऐसे बोलते ही। होंगे आप अली के घर वाले हैं। अभी ऐसे ही है। अभी मैं मेरी फैमिली की पहचान बनता जा रहा हूँ। अब मेरी मदर भी खुश है मेरे मुझसे काफ़ी, और घर वाले भी, इवन मेरे भाई वो भी खुश हैं। लेकिन शुरू में तो थोड़ा सा होता होगा मसला कि आप ऑडिशन पे ऑडिशन भी दे रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो बहुत छोटा रोल है, तो आपको होता था, कन्विंस करना पड़ता था उन्हें, कि बोलना पड़ता था कि यार हो जाएगा, जस्ट वेट? कन्विंस करना पड़ता था क्योंकि हमेशा से मुझ पर प्रेशर आता। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत प्रेशर था। इवन मैं तन्मन से पहले की भी एक स्टोरी बताऊंगा। ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अब तो आप जॉब सिक्योर करें और चुप करके अब काम में लग जाएं। एक्टिंग छोड़ें। और मुझे टाइम रिक्वायर्ड था, मुझे यही कि मुझे ऑडिशन देने, और मैं हमेशा से क्लियर था, पता नहीं क्या एक थॉट थी कि मैं कर जाऊंगा। मैं हमेशा से यही थी, कॉन्फिडेंस था। प्रेशर को बस किसी तरह से हैंडल कर लिया। आप कुछ कहानी बता रहे थे, बता दे, रुक गए बताते। हाँ, ये था कि प्रेशर ये भी था कि जॉब का। मैं इवन तन्मन नीलो नील से पहले भी मेरा वीज़ा अप्लाइड था, मैं बाहर जाना चाह रहा था। मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाइड था कनाडा के लिए। तो इवन सब चीज़ें सेटल्ड थी, सब चीज़ें। माय सिस्टर इज़ इन कनाडा, सो वो भी काफ़ी चाह रही थी कि आप आ जाओ इधर। तो ये प्लान था, ये सेकंड प्लान था कि बस ठीक है यार, अब कर लिया वहाँ जाके। लेकिन वहाँ जाकर भी छोड़ना नहीं था, वहाँ जाकर भी मेरा यही प्लान था। मुझे क्योंकि मैं वीडियोस देखता हूँ कि आपका जो इंटरनेशनल, आपके जो कुछ ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर थिएटर होता है, वो बहुत प्यारा करते हैं। कुछ पता नहीं उनके क्या टूल्स हैं, क्या चीज़ें। तो वहाँ भी मेरा प्लान यही था कि मैं जाऊँ, मेरा पहला कोर्स यही है, उसके बाद मुझे वहाँ पर थिएटर कोर्स में एडमिशन लेना है। और ये घर वालों को नहीं पता था? ये घर वालों को नहीं पता था, लेकिन मेरा आप लोग के पैसे बच गए। क्योंकि मुझे पता था मेरे पास हैप्पी रहने के लिए यार यही एक चीज़ है। कुछ भी है मैं कर जाऊँगा। मैं हमेशा से लूप थॉट्स चल रही थी, कि लूप में चल रही थी कि यार मैं सब कर लूँगा, लेकिन मैं कैसे खुश रहूँगा। तो मैं फिर मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं चाह रहा हूँ।
पहला कोर्स तो है 6 मंथ्स का, वो मैंने कंप्लीट करना है। उसके फ़ौरन बाद मैंने इंस्टीट्यूट भी सर्च कर लिया था, मैंने जगह भी सर्च कर ली थी कहाँ जाना है, कि उसके बाद मैंने राइट आफ्टर डैट मैंने ये 1 ईयर थिएटर कोर्स यहाँ पर करना है, वहाँ पर कम्युनिटी में। और मैंने तो इवन मैं वहाँ भी पेजेस देखना स्टार्ट हो गया था कि क्या तो फिर रुके कैसे? रुके ऐसे कि क्या अपॉर्चुनिटी आई थी व्हिच स्टॉप्ड यू? क्योंकि आई थिंक अभी इसी साल में स्टूडेंट वीज़ास के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो अच्छा, ये अभी रीसेंट पास्ट की बात है। पॉलिसीज डे बाय डे चेंज हो रही थी। तो बट दिस मस्ट बी बिफोर तन्मन नीलो नील, राइट? बिफोर तन्मन नीलो नील, उसमें आई थिंक 5 से 6 दिन पहले की बात होगी। ओह ओके। तो वो यही प्लान था। सो तन्मन नीलो नील ने आपके प्लान को, उस वाले प्लान को पीछे कर दिया। उसने पीछे कर दिया। या मुझे आपकी ना ये बात इतनी अच्छी लग रही है जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे जहन में बार बार ये आ रहा था कि मैं खुश कैसे रहूँगा, आई वांटेड टू बी हैप्पी। ये इतनी की लाइन है, ये मुझे इतनी, बिकॉज फॉर मी दैट्स आल्सो द थिंग। मुझे होता है कि यार पैसा नहीं, खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग। बट गिवन दैट थोड़ा सा जहन में होता है कि यार, या होता था यार मुझे रोल छोटे मिल रहे हैं, या अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लैश करती हैं हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट से, या एक्टिंग एंड हैप्पीनेस इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड व्हाट यू आर गेटिंग एज अ रोल इज़ अ डिफरेंट फैक्टर? अच्छा, ये क्लैश नहीं करता था क्योंकि आपको पैशन होना किसी चीज़ का, उसके बाद आप जब क्लासीफाइड करने लग जाते हैं ना चीज़ें, मुझे अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके। और मैं तो कहता हूँ मैं लकी रहा हूँ, मुझे हमेशा से अच्छे रोल्स मिले। अब उसका छोटा होना बड़ा होना, स्क्रीन टाइम कितना है, वो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे ऊपर करम रहा इंडस्ट्री का भी, अल्लाह ताला का भी, कि मैंने कभी भी मैं उस प्रोसेस से नहीं गुजरा कि मैंने छोटे रोल्स किए, हमेशा से एक्टिंग रोल्स किए। क्योंकि आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, आपके पास एक्टिंग, मेरा पहली चीज़ ये होती है, मैं किसी भी स्क्रिप्ट में देखता हूँ मेरे पास एक्टिंग मार्जिन कितना है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे अपने से हटकर कोई चीज़ करने को मिलती है। और मेरी आज भी यही विश है कि मुझे अली अमार से हटकर, जो मैं खुद हूँ, उससे हटकर कुछ करना है, कुछ पागलपन। सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा दस्तखत का, क्योंकि 26 एपिसोड आपको एक करैक्टर कैरी करना है जिसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और आपने वो पूरा दिन वो फ्रस्ट्रेशन कैरी करनी है अपने हर डायलॉग में, हर बात में। तो वो मिले, बल्कि मेरे लिए सबसे मुश्किल था वो करना। ओके, दैट्स गुड। अच्छी बात है, बिकॉज जब मुश्किल होती है तभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये बताएं, इंडस्ट्री में जब से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ है, कोई चैलेंज है, नहीं चैलेंज रहा? एक यंग लड़का जब ज्वाइन करता है इंडस्ट्री को, तो किस किस्म के उसको चैलेंजेस या किस किस्म का एटीट्यूड या क्या सिनारियोज उसको पेश आते हैं? चैलेंजेस यही हैं कि आप, आई थिंक आपकी टाइम, आपको जितनी भी बाकी लाइफ की चीज़ें हैं उनसे आपको बिल्कुल साइड पर होना पड़ता है, क्योंकि आप टाइम नहीं देते हैं। पहला चैलेंज तो ये है, इवन आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो पहला चैलेंज ये है। दूसरा ये है कि हार्डवर्क जो है वो हमेशा से डे रूटीन है सब चीज़ों के लिए, वो भी एक चैलेंज है। क्योंकि किसी भी दिन आपने किसी भी चीज़ को नॉन सीरियस लिया, इवन मेरा अगर म्यूट सीन है जिसमें मेरा एक भी डायलॉग नहीं है और मेरा सिंपल एक लुक है, अगर मैं उसको नॉन सीरियस लेता हूँ, मैं उस कैरेक्टर में नहीं रहता मैं किसी मोमेंट में, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है। मुझे हर चीज़ को सीरियस लेना है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। I like this thing about Ali. He's a very positive person, and no, that's really good, माशाल्लाह से। And I think ये ज़िंदगी बहुत आगे जाएंगे जो सिर्फ पॉजिटिविटीज़ पे फोकस करते हैं, not on the negativities. I'm happy to, I'm learning this from you. आप बता रहे थे कि आपके घर में टीवी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे स्ट्रिक्ट प्रेशर था, और आपको भी बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे टॉप पे आना है। भाई आपके हॉस्टल में रहते थे? भाई मेरे हॉस्टल में बहुत छोटी एज में वो चले गए, सो यू यूज्ड टू मिस हिम अ लॉट? मैं बिल्कुल, मेरा बचपन उनके बगैर गुजरा था। तो एक होता है ऑब्वियसली, आपका एक ही भाई हो, आपकी एसोसिएशन होती है, जो भी चीज़ें हैं। मैं जब देखता था बाहर, जब जो लोग होते ना गैंग बनाकर फिरते थे, 3-4 भाई एक साथ, आप कहते थे मेरा भाई क्यों नहीं है, तो मेरा गैंग, माय गैंग इज मिसिंग, मेरा क्यों नहीं है, वो एक चीज़ थी। तो बस ये है कि ये चीज़ मिस करता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो उनके साथ नहीं गुजरा। बड़े होकर टाइम गुजरा है उनके साथ, क्योंकि इस्लामाबाद में हम लोग साथ ही रहे हैं। लेकिन शायद जो चीज़ बचपन में डेवलप होनी थी वो उस तरह से, वो मैं हमेशा मिस करता हूँ कि बचपन में टाइम गुजारना था। बट आई थिंक वो उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू भी ज़्यादा करते होंगे अब। बिल्कुल एक दूसरे को वैल्यू करते हैं हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बड़े भाई तो मेरे आई थिंक वो मेरे
मेरे फादर के बाद अब मैं इस बारे में बताऊंगा, मेरे फादर के बाद अभी सबसे बड़े मेरे घर में बड़े इन अ सेंस के जो घर के सरबराह के तौर पर लिए जाते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं और उन्होंने बड़े भाई होने का जो भी आपके एक कहते हैं ना सोसाइटी में हम लोगों को आगे लाने के लिए जितने भी हम छोटे बहन भाई थे उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मैं एक और अगर फैमिली में अगर मैं नाम दूंगा तो सब ने ही किया, मेरी मदर लेकिन मेरी भाभी जो हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया। आज एक्टिंग में मैं सच बात बताऊँ, मेरी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था, मेरी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट जो मुझे मिलती रही हमेशा से, और जो कॉन्फिडेंस हमेशा से मुझे मिलता रहा कि यार तुम कर जाओगे, ठीक है लगे रहो, वो मेरी भाभी की तरफ से था। That's such a nice thing, माशाल्लाह। तो वो हमेशा मेरी भाभी की तरफ से था। तो वो तो बड़ा खुश होती होंगी, आपको तब प्राउड फील करती होंगी। अभी भी वो इतना खुश होती हैं। शी इज इन फोर्सेस, तो वो हमेशा से बताती हैं वो देखो मेरी फ्रेंड ने ये भेजा तुम्हारे लिए। इवन आपने जब मेरा इंटरव्यू पब्लिश किया था तो वो भी उन्होंने सेंड किया था मुझे कि ये देखें ये। ओके, तो अभी देखती हैं आपके सारे ड्रामे और सब कुछ, एक एक सीन आपको फीडबैक आ रही होती है क्या हो रहा है? वो भी देखती हैं, उनकी मदर भी देखती हैं, उनके फादर भी देखते हैं, उनकी पूरी फैमिली देखती है। That's so cute. तो वो सब लोग देखते हैं। और अम्मी क्या कहती हैं? मेरी बेस्ट अगर कोई कहीं से मैं रिव्यूज़ लेता हूँ ना अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, लुक्स के बारे में, वो मेरी बहनें और मेरी अम्मी हैं। ओके, वो तो क्रिटिकल मिलता होगा। बिल्कुल वो तो कितना मजाक उड़ाती, बहन तो बहुत मजाक उड़ाती होगी मुझे लगता है। नहीं मजाक तो हमेशा से, क्योंकि मैंने शुक्र है कि मैं अच्छा कर गया जो भी करेक्टर मिला है, तो पता नहीं मैं अपनी उम्मीदों से भी अच्छा कर गया हूँ। तो उन्होंने मजाक तो कभी नहीं, लेकिन वो जो छोटी सी चीज़ भी होती है ना जो शायद ऑडियंस नोट नहीं करती, मेरी लुक्स के हवाले, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं कि कैसा है इसका किस तरह का दिखता है। तो जब अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पहला मैसेज मेरी बहन का आता है या फिर मेरी मदर का आता है। इवन मैं घर जाता हूँ तो मेरी मदर का तो एक है ना सिंपल सा, वो देखती हैं कि क्या क्या चेंजेस है इसमें, तुम ये हो गया है वो हो गया है, तो सिंपल उनका ये है। तो मैं उन्हें कहता हूँ अम्मी प्लीज़ ग्लासेस ना लगाया करें आप, मुझे अभी माइक्रोस्कोप के अंडर मत एनालाइज करें। वो जैसे लगाती हैं और फिर वो देखना स्टार्ट करती हैं ये। उनको तो होगा अभी ये एयर पीएस करके तो नहीं आ गया, बाल कलर करा के तो नहीं आ गया। सबसे बड़ी चीज़ अभी आते हुए कराची आते हुए मेरी मदर को अब नहीं पता कि वो एयरबड्स आप मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। उनका वो है ये कभी ना करवा लेना। मैं कहता हूँ मम्मा मैं वो कर लूँगा, हल्का सा ना वो मैग्नेट होता है, कभी करेक्टर की लुक्स बनानी पड़ती है आपको, मैं कर लूँगा, चलती है। नहीं मैं तुम्हें मुझे लगता है सारे यंग लड़के जो आते हैं ना उनमें ये थोड़ा सा होता है, लेकिन घर की तरफ से ये प्रेशर भी फील करना पड़ता है। नहीं, मेरी अम्मी को ये बहुत ज़्यादा है कि वो So you lost your father very early. Yes, I lost my father in 2019. So उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, I was in 4th semester, तो तब उनकी डेथ हुई। तो बहुत लॉस होता है, और उसको आई थिंक आप कुछ भी कह ले वो जगह तो कभी भी फुल नहीं हो सकती है। आई थिंक इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अब मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की मैं तो उसी बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल कि 19 में आई थिंक मेरी एज शायद कम थी उस वक्त, तो उस एज में जब आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते जो आपकी लाइफ में कभी आपने सोचा नहीं, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको ना वो आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा बन जाता है। जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं या फिर आप मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की उसके बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मेरे माइंडसेट में चीज़ों में बहुत चेंज आया है, कॉन्फिडेंस भी आया है, चेंज भी आया है। तो मुझे लगता है शायद एक आपका माइंड मैच्योर होने के बाद जब आपका कुछ लॉस होता है या कुछ भी चीज़ें, कुछ फैमिली में इस तरह की चीज़ें, तो आप उसको हैंडल कर लेते हैं, आप उस प्रेशर को किसी तरह से, ऑब्वियसली पेन इंटेंसिटी तब भी उतनी होती है, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपका माइंड अभी कच्चा है, कुछ इस तरह का है, वहाँ पर कुछ इस तरह का चीज़ है, तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। वो आपकी लाइफ में हमेशा से आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सब चीज़ों में एक उसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है उसकी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो हो जाए, वो भी इतनी यंग एज पे, तो वो ना सिर्फ ये कि आपका जहन नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन वो एक ओवरऑल इमोशनली आप स्कार हो जाते हैं। नहीं, मैं तो उस चीज़ को भी पॉजिटिव लूँगा कि मैंने उसके बाद बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। जब मुझे पता चला कि वो एक था ना कि हमेशा से पैम्पर हर चीज़ में बाबा से पूछ लेना, अब्बू से पूछ लेना, मैं अब्बू कहता था, अब्बू से पूछ लेना चीज़ें,
तो मुझे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं भी कन्फ्यूजन आई है, कहीं भी कन्फ्यूजन आई है, मेरा जो बेस्ट एडवाइस मुझे मिलती थी हमेशा से मेरे फादर से मिलती थी। वो तो आप बहुत मिस करते होंगे। ऑब्वियसली मैं मिस करता हूँ, मेरी बेस्ट एडवाइस हमेशा से मुझे मेरे फादर से मिलती थी। और मेरे बोलने में जो भी मुझे बचपन में जो नॉलेज मिला है चीज़ों के बारे में, इवन मैं तो फॉरेन अफेयर्स तक उनसे डिस्कस करता था बचपन में, कुछ इस तरह का हमारा हेल्दी रिलेशनशिप होता था। मैं बताता मेरे 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 फादर जो थे ना, उन्हें ना वो दबाने का काफ़ी शौक था कि वो टांगे मेरी दबाओ तुम, इस तरह से ना। तो हमारा ये होता था कि मैं अब उनके पाँव दबा रहा हूँ और हम लोग बातों में लगे हैं कि ये पॉलिटिकल ये चीज़ें चल रही हैं, वो चल रहे हैं, मज़हब के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते थे। तो हमारा वो इतना हेल्दी सेशन होता था डिस्कशन का कि हम चीज़ें डिस्कस करते थे, सब चीज़ें। और मुझे बेस्ट एडवाइस, अगर यूट्यूब चैनल्स पर आपके जितने भी आपके प्रीचर्स हैं वो शायद अब इतना बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि अब आपको वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उस टाइम पर मेरे तो यूट्यूबर जो थे वो मेरे फादर थे। दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक आपको बड़ा सवाब भी मिला होगा। ये जो आप दबाए थे ना, उससे बड़ी खिदमत हो रही थी, तो आई थिंक बहुत बहुत प्यारी बात आपने बताई है। मैं जो लास्ट स्टेज थी उनकी, ही डाइड बाय कैंसर। सो जब वो हॉस्पिटलाइज थे, जो भी चीज़ें थी, मैं जो 3 मंथ्स का पीरियड था, जो कि आई थिंक उस डे से ज़्यादा पेनफुल था, कि जिस दिन वो गए हैं उससे ज़्यादा पेनफुल था। तो वो तमाम 3 मंथ्स मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ को फ्रीज़ किया मैंने, क्योंकि मेरे भाई जो थे, बड़े भाई थे, वो उस टाइम चाइना थे। मेरी भाभी भी चाइना थी। वो दोनों, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, तो उनकी कुछ वहाँ कमिटमेंट थी, तो वो चाइना में थे। तो फिर आपको क्या लगता? मुझे पहली बार सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं तो हमेशा से एक है छोटा, पता है यार, बड़े भाई हैं, अब्बा जी हैं, कर लेंगे। तो पहली बार मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि अब्बा जी भी जो हैं वो बेड पर हैं अब मैं हूँ अकेला जो लड़का है। अब ऑब्वियसली करना लड़का है, लेकिन मेरी जो बहन है वो डॉक्टर है, जो मुझसे बड़ी, यानी कि मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, उनसे बड़ी है। आप लोग 4 बहन भाई हैं? नहीं, मैं इस बारे में भी बताता हूँ। ओके, बिकॉज़ आई थॉट यू एंड योर ओनली ब्रदर। क्योंकि बात कैमरे ऑफ कैमरे से अपने भाई के बारे में बात कर रहे थे, आप बहनों का जिक्र नहीं आया, मैं बता दूँ। नहीं, मैंने बताया कि मेरी बहन है, मैं कनाडा जाना चाहता था। ये भी कैमरा ऑन होने के बाद हुआ है। वो वही है। तो उससे बड़ी सिस्टर है, वो डॉक्टर है। तो वो भी, उनकी भी सपोर्ट थी, लेकिन लड़का ऑब्वियसली मैं था। हमारे सोने में होता ना कि मेल, तो वो फर्स्ट टाइम मुझे करना पड़ा सब चीज़ें। मैं साथ रहा हॉस्पिटल में, हम लोग कुछ मंथ्स इसी तरह से साथ गुजरे। हर दिन यही कि आज ठीक हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद और डर दोनों का किसी लम्हे आपको उम्मीद आती है, आप खुश हो जाते हैं, फिर रात को किसी लम्हे आपको डर लगता है कि होगा क्या, और आप डर जाते हैं। तो वो एक टाइम पीरियड चलता रहा। तो फिर कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ सीखने के लिए ही होता है। तो इन दी एंड ये तो हर इंसान ने फेस करनी है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे अपने माँ बाप को पेन में देखना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कहता हूँ। सो आप वो जो आपकी बात है ना कि वो 3 महीने बहुत मुश्किल थे, वो उनको उस चीज़ से गुजरते हुए देखना बहुत आपके लिए मुश्किल होता है। तो बट अल्लाह उनको अपने पास बहुत प्यार से रखे, उनको जन्नत में जगाते हैं, और आप लोगों को और भी ज़्यादा हौसला दे चीज़ को एक्सेप्ट करने का और उसके साथ ज़िंदगी आगे गुजारने का। बट कमिंग टू ड्रामाज अगर हम आए, तो तन्मन नीलो नील की जब सक्सेस और जो रिकग्निशन आपको मिली, आप उसका सोचते हैं तो मिरेकल नहीं लगता आपको? एक क्या सोचते हैं, क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं अल्लाह के साथ? मेरा पता नहीं, अब अल्लाह का हर इंसान के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा तो मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे ऑल्दो मैं गुनाहगार से ही बंदा हूँ, लेकिन हमेशा से बिलीफ ये है कि एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कनेक्शन वो होता है कि जब हम नमाज के बाद अल्लाह ताला से बातें करते हैं। मेरी तो यही होती है कि अभी तक मैंने अगर अपनी प्लानिंग से कुछ किया होता तो कुछ भी ऐसा ना होता। तो ये अल्लाह आगे भी अपनी प्लानिंग से चले, मेरी प्लानिंग्स को छोड़ दे। जो है आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा, तो आगे भी अल्लाह ताला ही संभाल लेंगे। तो लगता है मिरेकल, सोचते हैं कभी यकीन आता है ये हो गया, स्पेशली जब वो हो रहा था? यकीन तो आता है, जब वो हो रहा था तब भी यकीन तो आता है। मैं काइंड ऑफ इस तरह का नहीं है कि मिरेकल हो गया, ये चीज़ें एक प्रोसेस में थे, क्योंकि आप बहुत टाइम से उस प्रोसेस में थे। ओके। तो वो ऐसे मिरेकल, मैं ये कहूँ कि मैं ऑल द वे मैं कहीं से हुआ और मैं इंडस्ट्री में चीज़ें मैंने, वो मुझे पता था मैं अपने एक्टर, आपको काम मिलना जिस दिन स्टार्ट हुए उस दिन आप एक्टर नहीं बनते, उससे पहले भी आप एक्टर तो होते हैं। उससे पहले वाले सालों में अगर आप किसी भी बड़े स्टार की एग्जांपल ले लें, तो अगर उन्हें 40 साल की एज में स्टारडम मिला है,
तो उससे पहले वो अच्छे एक्टर तो थे ना। बिल्कुल, अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात कर लें, जिसमें हम नवाजुद्दीन या उनकी बात करते हैं, अगर वो 40 इयर्स के बाद नज़र में आए तो उससे पहले क्या वो एक्टर नहीं थे? नहीं वो नहीं, एक्टर ऑफ थे। कोर्स यस। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है एंड यू आर राइट कि वो आप उस प्रोसेस की तरफ काम कर रहे थे तो आपको पता था कि ओके आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स दिस और मैंने ये अचीव कर लिया है। बिल्कुल। या लेकिन उसके बाद जो आप अगर एक्सपेक्टेशंस थी कि एकदम से चीज़ें चेंज होंगी या वो हुई, बहुत ढेर सारे स्क्रिप्ट्स आए। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि चीज़ें सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स, आपने अच्छा काम सेलेक्ट करना है। वो एक चैलेंज है जो आपने पहले चैलेंजेस के बारे में पूछा ना इंडस्ट्री में, वो एक चैलेंज है कि आपने एक अच्छा स्क्रिप्ट चूज़ करना है और अच्छा क्योंकि आपके पास वही टाइम है, आपके पास दिन में 24 आवर्स हैं और वो जिस चीज़ में भी यूटिलाइज़ कर लें आप 24 आवर्स किसी भी चीज़ में देंगे हैं तो वही तो वो फिर आपको चूज़ करने के किसको देने हैं। That's true. तो वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अभी तक नहीं, आप सही कह रहे हैं व्हेन यू न्यू इन द इंडस्ट्री और आपको टेम्पटेशन होती है ओ यार मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, किसको चूज करो हाँ, किसको नहीं। बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वो दो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। अब आपको मिल रही हैं चीज़ें, आपकी एक्साइटमेंट भी है, साथ में अब आप कहते हैं यार ये भी करना ये भी करना, दो चीज़ें आप कहते हैं ना कि यार ये भी पकड़ना ये भी पकड़ना, लेकिन आप एक चीज़ पकड़ सकते हैं। तो वो चीज़ है कि यार अब किसको किया जाए। तो किन बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हैं? अभी तक तो मैं डिसीजंस वही कहूँगा कि जो एक्टिंग मार्जिन है, कैरेक्टराइजेशन देखता हूँ कि किस कैरेक्टर में कितनी जान है। ओके। या फिर मैं अपना देखता हूँ कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि किस कैरेक्टर में, ऑब्वियसली डायरेक्टर प्रोडक्शंस भी देखता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो वो भी देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें काउंट करता हूँ। अगर एज अ यंग गाय मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको लगता है अनरियलिस्टिक प्रेशर्स हैं जो हमने सोसाइटी ने बहुत सारे मर्दों पे डाले हुए हैं? बहुत सारे लाइक नेम 4। वो तो बहुत सारे वो खुद के बनाए हुए हैं, बहुत सारे आइडियलिज्म है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे। आइडियलिज्म कैसे है? आइडियलिज्म इस तरह से शायद हमारी जनरेशन उस टाइम में है जहाँ पर आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में होना चाहिए तो इस तरह से होना चाहिए। That's true. तो कोई इंसान एवरेज भी करे तो अपने आप से खुश नहीं है, क्योंकि शायद जो बेस्ट अवेलेबल भी है वो उस टाइम में वो शायद एवरेज ही था। Oh my goodness. You are so right. No. Because you're right and I'm really impressed. That's why I love doing this thing because you get to learn. You get to learn and आपको इतने point of views मिलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इस बात पे, लेकिन आपने इतनी सही बात बोली है। अच्छा होता पता सबको होता है, हम भी भूल जाते हैं, मसला ये नहीं, भूलने की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो इस ज़माने की कर्स है मैं कहूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो जैसा आपने कहा बेस्ट ही है, और अगर मैं एवरेज से बेहतर भी कर रही हूँ तो मैं बेस्ट तो नहीं कर रही, तो लेकिन मेरा टारगेट तो बेस्ट है, तो मैं अपने से कभी भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि आई गो थ्रू दिस, दैट्स व्हाई आई नो आई कुड रिलेट टू इट इमीडिएटली। आई थिंक हैबिट बन जाता है। अच्छा, सो ये एक आपका हो गया कि ये, बट ये तो लड़का लड़की दोनों पे एप्लीकेबल होगा ना। हाँ। ये तो एज अ यूथ या एज अ इस टाइम पीरियड के जो लोग हैं यंग उनके ऊपर, विच इज़ रियली ग्रेट। और क्या चीज़ आपको लगती है लड़कों के लिए? लड़कों के लिए सबसे बड़ा प्रेशर तो यही है, करियर प्रेशर होता है कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, सबसे बड़ा प्रेशर तो यही होता है। और तो आई थिंक बाकी सब चीज़ें, शादी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो आई थिंक मेन प्रेशर नहीं, शादी का प्रेशर लड़कियों पर ज़्यादा होता है, लड़कों पर उनका फॉर बॉयज इट्स वर्क, फॉर गर्ल्स बॉयज़ का प्रेशर ये है कि गिरना नहीं है, वो मूवी में कहता नहीं है हार नहीं माननी, वो कुछ इस तरह से कि उनके पर हमेशा यही प्रेशर होता है कि यार सब लोग मिस्टेक्स नहीं कर सकते। मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स करेंगे ही, नहीं, तो वो तो करते हैं, बट सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है दैट यू आर नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। सोसाइटी आई थिंक सोसाइटी ना एक स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस के हवाले से सोचती है कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप ठीक है, आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप ठीक नहीं है। उन चीज़ों से मुझे हमेशा से ही इख्तलाफ रहा है कि वो नहीं, अगर मैं उस तरह का होता तो शायद मैं एक्टिंग भी चूज़ नहीं करता। हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो शाय क्यों हैं इन अपने ही जो उनके चैलेंजेस हैं या प्रेशर्स हैं उन पे बात करने से? ऑलवेज दैट कि मर्द को मर्द बन के स्ट्रांग होके रहना है, यू नो। इसलिए भी शायद नहीं है कि आप लोग बात ही नहीं करते, आप लोग इस चीज़ को फेस ही नहीं कर पा रहे, फेस नहीं कहूँगी मैं, इस चीज़ पे डिस्कशन ही नहीं आ रहे, इस चीज़ को ओन अप ही नहीं करे। यू वांट द चेंज बट आई फील मे बी द मेन आर नॉट फाइटिंग फॉर इट। एम आई राइट? आई एम रॉन्ग? आई डोंट नो।
एंड सॉरी अगर मैंने गलत बात बोली है, तमाम मर्दों से मेरी अपॉलॉजी। अगर वो कहें कि नहीं हम तो फाइट कर रहे हैं, राबिया आपको नजर नहीं आ मैं रहा। इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मर्दों को फाइट करनी चाहिए इस बारे में या कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो हमेशा से अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी पसंद की चीज़ नहीं कर पा रहे, अपने पैशन तो आपने तो मेल प्रिविलेज को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल है, हमारी सोसाइटी में किसी हद तक है, आप इस चीज़ को नेगेट कैसे कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं, कोई इंसान सोचता है कि नहीं मुझे अपने पैशन को प्रेफरेंस देनी है, कोई इंसान सोचता है नहीं मुझे पैसे को प्रेफरेंस देनी है चीज़ों को। तो वो उस बारे में देखते हैं कि यार क्या चीज़ बेहतर रहेगी मेरे लिए, और वो उस बारे में डिसीजन कर लेते हैं, किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं किसी बेहतर चीज़ के लिए, बस ये चलता है। सेकंड जो आपने कहा कि लड़कियां काम कर रही हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है, शायद अभी भी कुछ हद तक नहीं आई है, डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि होनी चाहिए, जिसकी वजह से मर्दों की लाइफ बहुत ईजी हो गई है चीज़ें। तो कुछ चीज़ें आपकी अब मैं तो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता कि इस तरह का जो सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी उस तरह का है नहीं। इस्लाम ने लिमिट्स बताई हैं या चीज़ें हैं या वो भी। तो काम पहले भी कर रही थी लड़कियां, काम हमेशा से कर रही थी, लेकिन जो माइंडसेट था सोसाइटी का वो चेंज होता जा रहा है। काम हमेशा से कर रही थी लड़कियां, अब ये हुआ है कि माइंडसेट चेंज होता जा रहा है, अब एक्सेप्टेंस आ गई। इवन हमारी मीडिया इंडस्ट्री में अब एक्सेप्टेंस आ गई है चीज़ों को, कि बहुत से अच्छे लोग, अब तो हमारी इंडस्ट्री में इतने एजुकेटेड लोग हैं, मैं तो इतना ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ देख कर के यार। नाइस, यस यू आर राइट। अच्छा ये बताएं रेड फ्लैग्स क्या हैं लड़कियों में? पहले मैं बहुत कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट था, अब भी मुझे फील होता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ। Really? तो किसी तरह से हाँ मैं तो अभी वो एक्सट्रोवर्ट चीज़ें कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा, अगर वो कुछ ज़्यादा हद तक हैं तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। नेगेटिव होना वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। क्योंकि कोई भी चीज़ डेवलप होने से पहले एक थॉट डेवलप होती है, उस थॉट का एक्चुअली पॉजिटिव होना वो ज़रूरी है। तो आपका थोड़ा सा टाइम है, आप किसी के भी साथ बैठे हैं, उस टाइम को आप बुरा बना दें, अच्छा बना दें, तो एटलीस्ट बस उस टाइम को अच्छा रहना चाहिए। ये रेड फ्लैग है। अगर उस टाइम को कोई बुरा कर रहा है you can't take it. No. So basically वो somebody who encourages you, somebody who's like has a positive. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप इंकरेजमेंट या पॉजिटिव, यही है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, यार अच्छा है, आप हंस रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप जोक्स कर रहे हैं, वो चीज़ है ना, वो पॉजिटिविटी है कि आप जोक्स कर रहे हैं, आप अपनी एक ब्राइट साइड को, ठीक है सबकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप बैठे हैं या कुछ भी है जो टाइम आपका साथ में है, उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन आप उसको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक है। ओके। एंड अगर आप शादी या रिलेशनशिप का सोचते हैं तो उसमें क्या 3 चीज़ें आपको लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? शादी के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव हो, क्योंकि अब इसमें आ जाता है ना, एक्टर्स के लिए तो सपोर्टिव वाइफ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिलती नहीं है। Really? ऑब्वियसली अब हर इंसान पॉजिटिव होता है। मैंने अपनी सिस्टर से पूछी ना यही बात, उनके हस्बैंड का नाम है अवैस। मैंने कहा अवैस भाई पूरा दिन खूबसूरत लोगों में हो तुम कर लोगी? कहती नहीं मैं तो कभी नहीं करूँगी। तो वो एक सपोर्टिव, उसमें फिर आपका भी है ना कि आपको भी तो बिलीव कुछ चीज़ें दिखानी है। अब ये तो नहीं है कि आप सब कुछ ही आप करें और उसके बाद आप कहें कि आपकी वाइफ आपके साथ सपोर्टिव भी हो, जो कि आपको अपना एक कहते हैं ना कि अपनी सब चीज़ें सही रखनी है, उसके बाद उससे डिमांड करनी है कि आप सपोर्टिव रहें। ठीक है कि तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव एंड एक और 3 बोली थी मैंने, और फनी। इतना झिझक के, इतना शर्मा के बोल रहे हैं। अभी डिमांड्स आपकी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप खुल के बोलें। हाँ ना, वही ना। मैं तो सो पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिविटी मैं बच्चा बनना चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। नखरे उठवाना चाहते हैं आप? नहीं नखरे नहीं, वो एक होता है ना कि वो एक बच्चे का, या वो एक बच्चे की एक्साइटमेंट होती है, कहीं बाहर भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सालों से जो मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया हूँ, तो उसको रिवाइव करने, क्योंकि एक एज के बाद जब आप बड़े होने लगते हैं तो फिर वो ज़्यादा डेवलप होती है। फिर मैं कहता हूँ यार कुछ एक्साइटमेंट रहे। नहीं, दैट्स अ रियली क्यूट थिंग दैट यू शेयर्ड। सी तो अच्छे जवाब आप अच्छे दे दिए ना, आपने शर्मा क्यों रहे थे आप इतना? यू आर ब्लशिंग आल्सो अली। बिल्कुल। अच्छा कभी हार्ट ब्रेक हुआ? हाँ, रिकवर कर गए थे आसानी से या अभी तक नहीं? हाँ वो तो हो गया, रिकवर तो हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आजकल कहीं रुके हुए हैं या भी चले जा रहे हैं? नहीं, ठहराव होना चाहिए लाइफ में। तो ठहरे हुए हैं आप? मैं तो ठहरा हुआ। ओके। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती हूँ।
चलें ठीक है, हम इससे आगे मूव करते हैं। फ़ैन रिएक्शन क्या आ रहा है? थोड़ा सा होता है कि हाँ यार नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं एंड ऑल दैट। नहीं, तारीफ़ें तो अच्छी लगती हैं ना, हाँ। तारीफ़ें तो अच्छी लगती तो हैं। हाउ डू यू नॉट लेट इट गेट टू योर हेड? ये चढ़ जाता है लेकिन आप एक्सेप्ट, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कि तारीफ़ें अच्छी लगती हैं कि उसके बारे में इतना ये भी नहीं होना चाहिए कि तारीफ़ों को सोच कर और बस ये वो शाहरुख बन के संजय दत्त या उसको इतना ज़्यादा हावी कर लें आप। तारीफ़ें अच्छी हैं, तारीफ़ें आपको क्रिटिक्स भी आपको क्रिटिकल व्यूज़ भी आपको मिलने चाहिए, तारीफ़ें भी मिलनी चाहिए, तो साथ साथ आगे चलता रहे सब। तारीफ़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, आपका शुगर है, आपका सब कुछ है, वो नहीं मिलेंगी ना तो आप बिलीव, आपका अपना बिलीव ये होगा कि नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ अच्छा। जब आपको लोग कहने लग जाएं, आप दो चीज़ें पढ़ेंगे। मैं इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ता यूट्यूब पे, मुझे इतना डर लगता है सीरियसली यार, जेन्युइनली। मैं तन मन नीलो नील फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर, उस टाइम मेरी एक्साइटमेंट ये होनी चाहिए थी ना, मेरा सीरियल आ रहा है, मैंने देखना है, 8 PM आएगा, मैंने सीरियल मैं नहीं देखता हूँ जब तक वो ऑन एयर होता है, उसके रिव्यूज़ नहीं आ जाते, मुझसे नहीं देखा जाता। क्यों, आपको किस चीज़ का डर लग रहा होता है? पता नहीं, एक प्रेशर होता है। मैं आपको डर है लोग नीचे बैशिंग करेंगे? बैशिंग का नहीं होता, मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो फिर कमेंट तो नहीं, वो तो आप फिर अपने आप को नहीं देख पा रहे होंगे ना आप, कमेंट से ज़्यादा नहीं? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्योंकि आप कहते हैं मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, फिर आप बाद कह में रहे पढ़ता हूँ, बाद में हाँ, पढ़ता फिर हूँ, आप कह रहे हैं कि बताता मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ज़्यादा होती है, तो अपने उस आप पे से मुझे था कि आप- फिर तो वो आप परफॉर्मेंस ये भी देख पा रहे होंगे कि इस डर से कि क्या मैंने वैसे ही नहीं, परफॉर्म किया जैसा मैं करना चाहता था। स्टार्ट में मैं नहीं देखता, ओके, लेकिन जब ऑन एयर हो जाता है मुझे पता है कि ऑन एयर Safe हो हो गया, गया सेफ हो गया, चला गया। पहला ये होता है मेरा, सिर्फ सेफ चला Safe जाए चला यार, गया। सेफ चला जाए। उसके बाद ठीक फिर है। मैं देखता हूँ, फिर मैं कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ। तो पहली बार जब तनमन में देखा कि मून 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 मून, या तो फिर वो एक Yes. पॉइंट था कि वर यू एक्सपेक्टिंग इट या नहीं? कुछ हद तक Okay. क्योंकि वो अभी आपने कहा ना कि ऑल्दो मून वाज नॉट मेन लीड, बट आप एक चीज़ देखें कि आई थिंक हमारे ड्रामा में आप मेन लीड उसको कहते हैं जिसकी स्टार वैल्यू है या जिसकी ऑडियंस ज़्यादा Yeah. है। लेकिन अगर आप स्टोरी पर्सपेक्टिव से देखें तो कहानी में आपके किरदार की हर एक अलग वैल्यू है। तो तनमन में पहली एपिसोड से आई थिंक माई ट्रैक वाज या मेन के जिसके तमाम कहानियाँ जिसके इर्द गिर्द चल रही थी। बिल्कुल। उसके बाद शूजा का ट्रैक, वो सब चीज़ें, शूजा एंड सहर मेन लीड कर रहे थे। फिर सेकंड मेरा ट्रैक आ गया एंड में हम लोग। या तो वो एक चीज़ थी कि मेरा इस तरह का सीरियल है और मेरे फेस से लोग फेमिलियर भी नहीं है, मेरा नाम नहीं जानते, मेरी चीज़ें हैं, और कमेंट सेक्शन में लोग मेरे करैक्टर का नेम लिख के बता रहे हैं। अगर उस सीरियल में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उस सीरियल में नादिया अफगन है, उस सीरियल में नुमान मसूद है, उस सीरियल में सहर इतनी प्यारी आर्टिस्ट, शूजा इतना प्यारा इंसान, फिर तनवीर हुसैन, या उस्मान सलीम मेराज उस्मान साहब। सलीम मेराज सलीम हम लोगों के सेट पर 4 दिन पहले बात चल रही थी, तुम्हें पता है कैसर का रोल कौन कर रहे हैं, सलीम मेराज कर रहे हैं, ये हमारे सेट के ऊपर बातें चल रही थी। और जनरली मैंने उनके साथ पहला सीन किया, हमने बातें सुनी थी कि सलीम मेराज शायद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं या बहुत बड़े। मैंने उनके साथ पहला सीन किया। मेरा एक्सपीरियंस किसी एक्टर्स के साथ जब हम करते हैं ना, तो आपकी एक एक्टर की पहली आई लुक होती है जिसमें वो आपको एक झटका दे जाता है। और मेरा पहला सीन है, वो उन्होंने ये आके ऊपर की, तो मैं, हालांकि मैं उनको पहले से जानता हूँ, अच्छा मैं उनको पहले से जानता था, वो ये आई लुक उनकी आई है और मैंने कहा ये क्या था। तो वो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हों तो उसमें आपका नाम आ रहा, आपका नाम लेकर लोग, अगर आपके 20% 30% भी कमेंट्स आपके बारे में आ रहे हैं, Yes. तो वो एक बिग, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इवन आपके जितने फिर उसके बाद रिव्यूज़ आ रहे हैं, यस तो उसमें तो आपके एक एक्सप्रेशन को लेकर भी आपका कहा जा रहा हो कि यार उस लड़के ने एक्सप्रेशन, बिल्कुल। तो वो मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मैं लेता नहीं। तो आप जब रोल आप करने का सोच रहे थे उस वक्त आपको कंसर्न हो रहा था कि मुझे ये रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये दोनों तरफ जा सकता था। बैशिंग तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा कंसर्न हो सकता था कि यार इतना इस टॉपिक पे हर चीज़ हो सकती थी। इतने ज़्यादा कंसर्न थे ना। पहले जब रोल ऑफ़र हुआ मुझे, सर सैफ ने मुझे कहा, उनके एडी ने कॉल की, यार ये बहुत अच्छा है, ये कर लो, ये इस तरह से। तो कंसर्न्स इस हवाले से थे कि यार ये
पहली बार आप ऐसी चीज देख रहे हैं वही टीवी तो के मैं ऊपर कह के, रही और हूँ, आप पे वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट होनी है कि आपने करना है वो सब, Exactly, और yeah. आपको नहीं पता वो किस तरह से पिक्चराइज करना है। फिर एक और था कि यार मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हम लोग फिल्म मेकिंग में या हम लोग ड्रामास में हम लोग अपनी सोसाइटी की बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ दिखा रहे हैं हमेशा से। हमारे पास है ही नहीं कि यार हम आपकी सोसाइटी में हर तरह की बुरी चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो आप बताएंगे कैसे ये गलत है। हमारा तो सेंसरशिप वो हो जाता है ना कि आपने दिखा क्यों दिया, आपने दिखाना है अच्छे वे में, तो उसके बाद ही आपको बताना है ना कि यार क्या गलत है क्या सही है, आपने ट्रेन कैसे करना है अपनी सोसाइटी को। तो फिर मैंने कहा यार जब हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि यार ये होना चाहिए नहीं होना, अब जब खुद के ऊपर बात आई है तो भागना तो नहीं चाहिए ना। तो और फिर वो इसलिए मुझे था कंसर्न ही मेरी क्यूरोसिटी थी कि वो आपके लिए पहली बार इतना बड़ा सॉलिड रोल आ रहा था जिसमें कहानी आपकी के इतना ज़्यादा रिवॉल्व करी थी, तो ये बहुत ही ट्रिकी किस्म का रोल आप कर रहे थे। तो जाहिर, और फिर घर वालों को बताना कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, मुझे तो ये कंसर्न भी मेरे जहन में होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहली बार बड़ा रोल आ रहा था, नहीं, मेरा मतलब है कि इन द सेंस के कहानी में 3 कैरेक्टर्स थे एंड यू वर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, राइट? सो उस पॉइंट से कि काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी थी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा। उससे पहले भी मुझे कुछ सीरियल ऑफर हुए जो, क्योंकि वो एक टाइम था उससे पहले का 1 साल मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, खुद से नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे था कि यार करना है तो अच्छा काम करना है, क्या मैं अब ये तो सीरियस ऑफर होते थे तब भी। तो वो ये था कि तनमन में वो मुझे लगा कि सर सैफ के साथ तो हमेशा सर सैफ ने मुझे बच्चों की तरह मुझे एक्टर बनाने में, शायद अल्लाह ताला का ही है सब कुछ, लेकिन उसके बाद सर सैफी हसन, सर सैफी ने चौक सरकार में जब मैंने उनके साथ काम किया, उनको एक चीज़ रिक्वायर्ड थी कि आप हार्ड वर्क करें, आप ना अपना एक इंटरेस्ट शो करें, आप सेट के ऊपर चीज़ों को लेकर उस पर कुछ ऐड करने के लिए आपकी कैपेसिटी जितनी है वो तो एक अलग बात है ना कि हर एक्टर की कैपेसिटी है, आप एक प्रोसेस में गुजर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी, लेकिन मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें, इंटेंशन तो दिखाएं, आप ये तो दिखाएं कि मैं करना चाहता हूँ। हाँ, इंटेंशन दिखाएं। वो शायद उन्हें नज़र आ गई, पता नहीं मैंने दिखाई नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें नज़र आ गई वहाँ से। तो उस दिन से मैं उनकी हमेशा से गुड बुक्स में रहा। तनमन में उन्होंने जैसे ही मैं उनके पास, आई थिंक उन्हें पता भी नहीं था मैं इस्लामाबाद में हूँ, उन्हें नहीं आइडिया था, क्योंकि सर सैफी कराची से काम करते हैं, उनके माइंड में भी नहीं था। उनका एडी आई थिंक वो साथ में उन्होंने ऑप्शंस दी मेरे बाद, तो जैसे ही मेरी ऑप्शन उन्होंने कहा ये इनके साथ तो मैंने काम किया है, तो उन्होंने फ़ौरन से मुझे उसी दिन बुलाया, चीज़ें स्क्रिप्ट दी, मेरा ऑडिशन भी रिकॉर्ड हुआ, चीज़ें वगैरह, तो वो तो चीज़ें चली गई। लेकिन फिर जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है और मुझे जब नरेट किया है उन्होंने कि ये स्टोरी लाइन है, फिर एक झटका लगा, मैं बोलना क्या है यार, अभी तो मैं बोलता हूँ यार कैसे ना यहाँ हाँ तो सही फिर है। 1-2 लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार करते हैं, अच्छी बात है करते हैं, और इतना पॉजिटिव करेक्टर था। फिर मैंने उसको हमेशा से पहले दिन से मैंने एक बात की है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, जब आपने एक्सेप्ट किया उसके बाद मैं उसको ऑन करता हूँ। मैंने उसी दिन फिर उसको एक्सेप्ट किया, उसी दिन उसको फिर मैंने ऑन किया हमेशा से, और उसके लिए कोई मुझ में ज़रा भी 1% भी शर्म का एलिमेंट नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद मैंने नहीं सोचा। नहीं, और ये तो एक बहुत रेलेवेंट चीज़ थी जो आपके तवस्सुत से लोगों को सोचने पे चांस मिला, लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला, एंड ऑनेस्टली इट वाज अ शॉक। आई वाज लाइक ओ वाओ, ये हो गया है, ये दिखा रहे हैं। तो ये इन 2 प्रोसेस से गुजरे, फिर हमने कहा परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया वो मून का कैरेक्टर जो है। बिल्कुल ऐसी ही है। उसमें तो क्रेडिट अगर मैं देना चाहूँ ना, आई थिंक उसमें मेरा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देता, उस पर क्रेडिट सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा 2 लोगों का ही, वो तो हर इंसान यही कहता है, वो मुस्तफ़ा अफरीदी जिन्होंने वो लिखा है, उसके बाद सर सैफी हसन, इन 2 लोगों का क्रेडिट है, क्योंकि उसको क्रिएट करने के लिए इन 2 लोगों ने ही तमाम चीज़ें की, एफर्ट की। इतना उनके लिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि ये करना स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज बात वही आती है ना, हमारे यहाँ तो सेंसरशिप इस पर जाती है, वो ये नहीं देखते कि आप सही बात दिखा रहे हैं, वो ये कि ओ ये इस किस्म की बात हुई कैसे हमारी टीवी पे, और मुझे डर इसी चीज़ का लग रहा था, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके लिए। और बड़े अच्छे तरीके से उसको शूट किया हुआ है, पूरा जो प्रोसेस दिखाया उन्होंने, और वो इतना इम्पैक्टफुल था उसके बावजूद कि आपके दिल को कुछ हो रहा था कि मून के साथ ऐसा हो गया, एंड आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने एक तो मेंटल हेल्थ
पे बात की कि बिल्कुल। उससे क्या ट्रॉमा हुआ उस बच्चे पे, यू नो, इमोशनली, बिल्कुल ऐसे ही मेंटली, है। फिजिकली। फिर उसके बाद दोस्तों का साथ, वो दोस्त। कितना इंपॉर्टेंट था कि हम लोग सब चुप रहते हैं। तो काफ़ी उसमें थीम्स बड़ी ज़बरदस्त थी। उसका तो हर सीन आपको कुछ ना कुछ आपको एक लेसन दे रहा था। मैं कहता हूँ कि वो हमारा नेटफ्लिक्स मटेरियल एक चीज़ है जिसको दिखाना जाना चाहिए वैसे, you're दिखाना right, चाहिए, दिखाना जिसको चाहिए। दुनिया को वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है नहीं ना, है, वो yeah. आप किसी भी उसमें कितने ट्रैक्स हैं बिल्कुल। उसमें जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो नादिया आपा, उसमें नुमान भाई का वो जो Yes. एक रिश्ता है माँ बेटी का रिश्ता, उसमें दो दोस्तों का आपस में जो बिल्कुल, रिलेशन है, बिल्कुल। दो दोस्तों का, शुजा एंड मेरा, फिर एक लव स्टोरी, कितने ट्रैक्स एक साथ चल रहे Yes, हैं। yes. एक बंदा है जो कि Special. नेगेटिव है, लेकिन वो अपनी उसकी भी एक लव स्टोरी है जो अपनी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो एक स्टोरी चल रही है। कितने ट्रैक्स एक साथ चल रहे हैं। और यंग लोग आप सब उसमें थे, विच वॉज अनदर वेरी रिफ्रेशिंग जी, थिंग, जी, यू नो। आई थिंक कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, वो एज अप्रोप्रिएट थी, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो। बिल्कुल, वो एक वाइब क्रिएट हो जाती है ना सेट के बिल्कुल, ऊपर। हाँ। हम लोग सब लोग, मैं, शुजा, सहर, उस्मान, सब लोग ये आपस में गप्पे लगती होंगी हाँ आप लोगों की गप्पे तो बिल्कुल सेट के हर वक्त। ऊपर। मैं कहता हूँ इतना प्यारा एटमॉस्फेयर था, इतना प्यारे दिन गुजरता था, बहुत अच्छी वाइब थी, चीज़ें भी। सबसे तो ज़्यादा कौन तंग करता था एक दूसरे को, या सब? तंग तंग तो नहीं, तंग तो नहीं, लेकिन ये कि सेट की एनर्जीज आई थिंक सहर सेट ऑफ की कोर्स, वो वो तो माशाल्लाह से शी एंटर्स द रूम एंड पता चल जाता है बिल्कुल सहर आ बिल्कुल गई है, यू बिल्कुल नो। वो वो हमेशा से सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा Yeah. एनर्जेटिक कर देती थी, Yes. ये चीज़ें वगैरह। That's good. इवन मैं चले बताता हूँ, मेरा सबसे मुश्किल सीन था जिसमें वो जो ब्रिक मारता है अपने Yes. पाँव के ऊपर, जी। वो इतना था क्योंकि जहाँ हम शूट कर रहे थे वो इतनी छोटी सी जगह थी, वो जो स्टेयर्स थी वो क्योंकि वो वहीं वो दिखानी थी, वो इतनी छोटी सी जगह थी, तो वहाँ कैमरा प्लेसिंग जो लाइट्स थी वो बहुत मुश्किल से मैनेज की थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। देखिए हमें नहीं पता होता इन चीज़ों का, हाँ जी, हमारे लिए तो बिल्कुल। वो एक सीन था, बट अब आप बता रहे हैं तो मैं भी सोच रही हूँ। अब उसमें जहाँ डायरेक्टर बैठे हैं वो इतनी सी जगह है, वो दरमियान में इतनी क्या कहते हैं, इतनी ख़तरनाक किस्म की जगह है, वो इतनी सी जहाँ पर हम पुरानी सी जगह बैठे हैं, ऊपर डीपी शूट कर रहे हैं, कैमरा प्लेसिंग इतनी मुश्किल से उन्होंने की है, थोड़ी छोटी सी जगह पर शूट हो रहा है, टाइम जा रहा है, लाइट चीज़ें। शहर का उसमें सिर्फ एक एंड एक्सप्रेशन था जिसमें वो बाद में आती हैं, और वो उस पूरे सीन में शहर सर सैफी के साथ थी, और उनको उस सीन को बेहतर बनाने के लिए उनको कूल डाउन कर रही थी चीज़ें। That's so nice. ये एक छोटी सी चीज़ है जिसने अपने को एक्टर्स के लिए, आप जब स्पोर्टिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, शायद मेरा कॉन्फिडेंस उस वक्त बूस्ट करने के लिए सहर ने मुझे कहती यू आर अ डायरेक्टर एक्टर, सो ये चीज़ मुझे सहर ने तो छोटी छोटी चीज़ें एंड में शुजा ने मुझे स्पेस दी है। सबसे बड़ी बात, आप मेन लीड हैं, आपके साथ एक एक्टर काम कर रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ हम एक्टर्स जो हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुद गर्ज होते हैं, सही बात है। हर एक्टर होता है, तो ये भी है कि आपको ऑब्वियसली तमाम एक्टर्स को स्पेस मैं भी देता हूँ, मेरा तो यही माइंडसेट है कि हम दिन से शुजा ने मुझे स्पेस दी, ये उन दोनों की है कि मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा, जो अच्छी चीज़ है। आपको लगता है कि अब जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनमें ये समझ आ रही है कि हम ही ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि वो सीन अच्छा बनेगा और हम एक दूसरे को स्पेस देनी है? नए एक्टर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, नए एक्टर्स अच्छे आ रहे हैं। मैंने तो मेरा जितनों के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या प्रोसेस है, वो लोग उससे गुजर के आ रहे हैं, उन्हें चीज़ें पहले से ट्रेंड है, हर चीज़ का पता है किससे क्या बात करनी है, किससे क्या, सब उन्हें सेट एथिक्स का पता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सब पता है। एक्सपोजर अब आसान हो तो गया है। हाँ, कुछ हैं जो बिल्कुल ही न्यू आते हैं, को उनको नहीं पता होता, लेकिन वो भी सीख जाते हैं। सो तन्मय नील और नील की स्क्रिप्ट ने कोई इम्पैक्ट छोड़ा आपके ऊपर एज अ पर्सन? बिल्कुल इम्पैक्ट छोड़ा है। अब मैं सबसे पहले तो उसने कॉन्फिडेंस जनरेट किया मेरे ऊपर, वो बहुत इम्पैक्टफुल है कि जब हर तरफ से आपके जितने भी रिव्यूअर्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को कह रही हूँ कि यार एक एक्टर की लाइफ में लोग 15 साल से परफॉर्म करें, लेकिन उनकी लाइफ में ये मौका, ये चीज़, ये इंसिडेंट कुछ इस तरह का कि कहीं लोग यार क्या परफॉर्मेंस दे दी है उस बंदे ने उस सीन में, इस तरह की बात तो बहुत कम आती है ना। ठीक है, गुजर गई, हाँ ठीक है यार, अच्छा एक्टर है, अच्छी चीज़ है। मैं तो पहले आते साथ ही वो मेरे साथ ये हुआ कि चले वो कि यार वो लड़का वो क्या कर गया, तो वो उस चीज़ ने कॉन्फिडेंस भी दिया, लेकिन एक और चीज़ भी ना, उसने मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस की,
उनको बहुत हाई कर दिया, मुझे उसको मेंटेन करना है, मुझे वो एक बर्डन है, मुझे उस चीज़ को लेकर चलना है, उस चीज़ को कभी गिरने नहीं देना। वो भी एक बर्डन था जो नेक्स्ट सीजन में मैंने फेस किया कि यार अब इसको जो एक एक चला गया है ना जहाँ तक, अब उसको यार मेंटेन करना है। बट वो अच्छा है, दैट मेक्स यू यू नो स्ट्राइव फॉर मोर। आपको वो कभी काम को हल्का नहीं लेने देगा, नॉट दैट कि आप लेंगे, लेकिन ये होता है कि वो आपको ना एक वो बाउंड्री दे देता है, भाई तुम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, अब तुमने इसमें खेलना है, इससे आगे जाओ। मुझे इतनी मुश्किल से कोई एक चीज़ मिली है जिसमें मेरा दिल मेरा कहते हैं ना कि दिल ने एक्सेप्ट किया है, उसको मैं अपनी मेहनत से अपने पैशनेट होकर मैं करता हूँ। मेरा तो मैं हमेशा करूँगा उसके लिए, कुछ भी हो, मुझे मैं छोटा कर रहा हूँ बड़ा कर रहा हूँ, कुछ भी हो, मैं यहाँ रहता हूँ मैं नहीं रहता, पाकिस्तान में काम करना है, ड्रामा में करना है, कोई भी हो, ये चीज़ मैंने अपने साथ लेकर चल दी और मैं मेहनत करूँगा इसके लिए इंशाल्लाह। ये बताएं ऑडियंस का कोई रिएक्शन, जब बाहर गए इन पर्सन किसी ने आके कुछ कहा, कुछ है जो किस्सा सुना सकते हैं? अभी तक क्या है, मून 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 मेरा सेकंड नेम बन गया मून। तो अभी तक कोई स्पेसिफिक वाकया हुआ? किसी ने एयरपोर्ट पे आके मिले कोई, या रेस्टोरेंट में कोई बोले? एक्साइटमेंट जब मैं वो कुछ एक्सप्रेशन देखता हूँ ना, कुछ लोग होते हैं उसने, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको आर्टिस्ट ना ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस पर आपको आर्टिस्ट बहुत कम ही नज़र आते हैं। हालांकि अब हैं वहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट, क्योंकि कराची में तो सभी कम्युनिटी है ना, तो वहाँ पर जब है कुछ इस तरह का होता है, वो एक्सप्रेशन आता है मून। और मैं पहली बार इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, हम लोग शूट कर रहे थे नेक्स्ट सीरियल का, हम लोग गीगा के नेम से एक मॉल है वहाँ DH2 में, वहाँ पर थे। तो सब लोग वो एक होता है ना आप स्टारडम जो देखते हैं, सब लोग सेल्फीज के लिए लाइन लग गई है। और ये वो चीज़ें, इवन अफान भाई मेरे साथ थे, उनके साथ सब चीज़ें, यानी कि पहले उनके साथ, और जैसे वो मून वहाँ पर है तो वो मैंने एंजॉय किया उस चीज़ को। और बड़ा आपको प्राउड फील होता है, नॉट गरूर, बट आपको खुशी होती है, मुझे लगता है खुशी होती है। बिल्कुल तो दूसरा आपका ड्रामा भी चल रहा है अफान और बिल्कुल अमर के साथ। बिल्कुल। ओके, सो What made you say yes to it and right after मून की सक्सेस? मून की सक्सेस के फ़ौरन बाद मैं दस्तखत के सेट पर था। 26 एपिसोड सीरियल जो है पूरा लेकर चलना है, वो कैरेक्टर भी इतना हमजा कैरेक्टर, वो आप आगे भी देखेंगे, बहुत अच्छा जाएगा, सीरियल भी अच्छा जाएगा, मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है। तो उसमें ये था कि अब चैलेंज ये था कि अब वो जो मून की है ना एक्सपेक्टेशन, अब अपने आप को ना इस चीज़ को अब क्या कहते हैं सस्टेन करना है, या इस चीज़ को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, वो चीज़ लेकर चलनी है। तो एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हमने उसका शूट। उसके बाद अब एक और नई चीज़ करने जा रहा हूँ जो शायद उससे भी बेहतर है, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। तो लेकिन आई थिंक दस्तखत में आपका रोल ऐसा है जिसमें आपको हर तरह का एक एक्सप्रेशन या एक तरह का एक प्रोसेस से गुजरने का चांस मिला होगा, क्योंकि उसमें एक पूरी स्टोरी चल रही है। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार वो पहली बार ये एक्सपीरियंस किया, पूरा दिन डेली बेसिस पर आपने एक मूड कैरी करना है कि आप रोने वाला, परेशानी वाला, चीखने चिल्लाने वाला, कुछ इस तरह का मूड है, और वो आपने कैरी करके चलना है पूरा दिन। तो वो आप रात को भी आपकी पर्सनैलिटी में ना रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उस कैरेक्टर की एवोल्यूशन तो होगी ना, या नहीं? ऑब्वियसली चलेंगी चीज़ें आगे। तो वो भी एक प्रोसेस होता है एज एन एक्टर और एज अ कैरेक्टर, यू नो, कि उसमें भी आप चेंज लाते हैं। दस्तखत मैं आपको बताता हूँ, दस्तखत अभी तक जो चल रहा है ना, लोगों को शायद इस बारे में आइडिया नहीं है। आई थिंक उसकी 4th एपिसोड तक जो उसमें टाइमलाइन जो हम लोग कैरी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, अभी तक सिर्फ 2 दिन की है। निकाह हुआ उससे नेक्स्ट डे, सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चल रही हैं एक ही दिन के अंदर। तो ये शायद जो लोग देख रहे हैं उनको ये चीज़ अगर माइंड में नहीं है तो वो इस चीज़ को लेकर चलें तो उनको स्टोरी में और ज़्यादा उसमें अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा। कि वो स्टोरीज जो चल रही हैं वो एक दिन, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट एपिसोड में निकाह उसका मायों है रात के बाद, उसके बाद सेकंड डे ही निकाह है, वहीं पर ही भागना है, वहीं पर ही हॉस्पिटल है, वहीं पर ही सब चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें। तो यू थिंक कि नहीं लोगों को समझ आ रही है? आई थिंक क्लियर है। नहीं, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन शायद मुझे ये नहीं पता ना कि कितना ज़्यादा वो एक होता है कि फोकस इन चीज़ों पर। As you said, you're already working on another project, या अभी आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बट वो एक होता है ना पोस्ट प्रोडक्शन चीज़ें कुछ चल रही होती हैं। नहीं बेटा, हाँ बोल दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अभी स्टार्ट काम नहीं किया, बट यू हैव चोजन समथिंग। सिचुएशन भी चल रही है, अब क्या पता वॉर ये क्या चल रहा है, हम तो इस टाइम बैठे हैं अभी कुछ। बट आपकी जनरेशन जो है वो क्या देखती है वॉर को, पाकिस्तान को और इस सारी सिचुएशन को? आपकी और मेरी जनरेशन में इतना गैप तो नहीं है। है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ट्रूथ थ्योरी नेशन में बिलीव करते थे। हाँ, वो तो करना चाहिए। बहुत से यंग लोग नहीं करते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। लेकिन इसने उनको जरा सा झटका दिया। मैंने इस बारे में कुछ इतना ज़्यादा स्टडी किया नहीं, तो मैं क्या कहूँ कि मैं करता हूँ या नहीं करता। तो वो तो
बिलीव करते हैं तभी बट तो पाकिस्तान पेट्रियोटिज्म है। जरा ज़्यादा बढ़ता हुआ लग रहा है आजकल। पेट्रियोटिज्म का मैं बताता हूँ कि पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, कुछ नहीं पता होता नहीं, एकदम से आपको कुछ लग नहीं रहा है। पता मैं आसपास देख रही हूँ लोग मतलब बबल्स आ रहे हैं भाई। जिस रात ये हुए इंसिडेंट, अब सब भूल चुके थे। वो बचपन के एक होता है ना कि आप प्लेन्स को उड़ते हुए देखते हैं और आपके हर बच्चे का सपना होता है बचपन का कि मुझे पायलट बनना है। मेरा भी था। ओके। मेरा भी था कि मुझे पायलट बनना है, बचपन से यही था पायलट बनना है। तो वो ऐसे पता नहीं एकदम से कैसे आया सब चीज़ें। मैं तो देख रहा हूँ रात के टाइम ये कि अभी बैग पैक किया और मैं पहुंच जाए और मैं बैठा हूँ कॉकपिट में और मैं कुछ इस तरह की चीज़ें चल रहा हूँ। ये वाला जज्बा था। आई थिंक सबको उसने हिला के रख दिया, क्योंकि मैं आसपास ना, मेरे पास बहुत से इंटर्न्स या वो काम कर रहे होते हैं, वो लोग ज़िंदगी में चल रहे होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब एकदम से ना स्टेटसेस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा सब जो है ना एकदम से जागे हैं वो। बट तो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते सर? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी वो प्लानिंग में है। चैनल कौन सा है ये बता सकते? चैनल भी मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। चलिए ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ चीज़ें ना हमारी डिले में जा रही हैं। ओके। तो ऐसा ना हो कि वो इसलिए मैं अभी नहीं सही है, वी रिस्पेक्ट इट एंड वी अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड टू फाइनली मीट यू। हम बड़े अरसे से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है बल्कि आपकी मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई, आप कब आ रहे हैं कराची, क्योंकि उस टाइम तनमन की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। तो आई थिंक मेरा इतनी विश थी कि मैं आपके साथ इंटरव्यू दे सकूं क्योंकि मेरे बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अभी भी इंस्टाग्राम पर मेरी जितनी भी वीडियोस चल रही हैं, यूट्यूब पर, सब में झूठ बताया जा रहा है। मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा प्ले कर लिया। मेरे बारे में किसी को नहीं पता। इवन मेरी जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई बताता है कराची से हैं, नेपाल में हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैंने कहा ठीक है यार, अपने आप को ऐसे ही रखना है। किसी को मेरी बर्थडे के बारे में नहीं पता है। मिस्ट्री होनी चाहिए। किसी को मेरी बर्थडे के बारे में क्या स्टार क्या है आपका? स्टार लिब्रा है। अक्टूबर। अक्टूबर। ओके, सो इट्स कमिंग इन फ्यू मंथ्स। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो मैं ऑब्वियसली करना चाह रहा था इंटरव्यूज़, तो लेकिन वो आज हो गया। सो बेहतर। आई बिलीव हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो जब अल्लाह को लगता है कि ये बेस्ट टाइम है तो वो उसी वक्त होना होता है। हर इंटरव्यू वो कहते हैं ना, खाने हर पता नहीं लुक पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो बस आई थिंक हर इंटरव्यू की भी अपनी एक टाइमिंग होती है, वो जब होना होता है वो हो जाता है। सो अभी वो होना था, वो हो गया। बट ग्रेट टू मीट यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू मोर ऑन आवर स्क्रीन्स। एंड अल्लाह आपके लिए हर चीज़ को आसान करे और आपको कामयाबी दे। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।